नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनकरेज नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग पार्ट 10। और दोस्तों, मैं बता दूं कि आज के हमारे टॉपिक रहेंगे मिलियोथेरेपी क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, मेनिया क्या होता है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम्स क्या होते हैं। ये सभी आज हम डिस्कस करेंगे। इन सबको हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम समझेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, और ये आने वाले एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनसे हम डील कर पाएंगे, जो भी आज हम उसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एजम्पशंस इन मिलियोथेरेपी। ऑप्शंस हैं, द पेशेंट ओन्स हिज और हर एनवायरनमेंट, द पेशेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड, पीयर प्रेशर हैज नो रोल टू प्ले। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी है 1, 2 and 3, ऑप्शन सी है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी है 1, 3 and 4। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चार ऑप्शन, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन कौन से गलत है, ये हमें आप देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिलियोथेरेपी की। मिलियोथेरेपी का दोस्तों एक ही मतलब याद रखना है, मिलियो का मतलब होता है सेफ एनवायरनमेंट। ऐसी थेरेपी या ऐसी साइकोथेरेपी जिसमें सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए। एक आदमी के लिए या एक पर्सन के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्या होगा, जिसमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना हो, जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाए, जिसमें उसको कोई जज ना करे, कोई फियर ना हो, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ वहां पे प्रेजेंट हो। ये जो भी वहां पर प्रेजेंट है, उनका जो बिहेवियर है वो ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए कि पेशेंट के बिहेवियर को ओवरटेक करे, पेशेंट को कंट्रोल करे, ऐसा बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा एनवायरनमेंट कहीं चाहिए ही नहीं कि वहां पे ऐसे लोग प्रेजेंट जो हमारे बिहेवियर को, हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करें। तो मिलियोथेरेपी में हम सेफ एनवायरनमेंट देते हैं। मिलियोथेरेपी का मतलब ये होता है, एक आदमी जिसको सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए, वो वहाँ पे उसमें उसको स्ट्रेस ना मिले, कंफ्यूजन ना हो, अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप कर पाए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उनको डेवलप कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव कर सके, और अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे सोल्व किया जाए, मेरी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, वो उसको सीख पाए। ठीक है, ऐसी चीजें देखी जाए। और मिलियोथेरेपी में हम किसी पेशेंट है, उस पेशेंट का अगर मान लो इनकरेक्ट बिहेवियर है, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि सोशल लेवल पे देखा जाए सही नहीं है, या उसकी खुद की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको हम करेक्ट करें। ठीक है, यानी कि जो भी उसका बिहेवियर है वो लिमिटेड हो वहां पे। तो ऐसे एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं मिलियो, यानी कि मिलियो थेरेपी बात करते हैं। यानी आपका जो एनवायरनमेंट है वो काफी स्ट्रक्चर्ड है, काफी मेंटेन्ड है। ठीक है, उस पेशेंट को हम देखेंगे कैसा एनवायरनमेंट देंगे, मिलियोथेरेपी। अब इसको एक एग्जांपल के साथ और समझेंगे कि मिलियोथेरेपी में क्या होता है। मान लो एक पेशेंट आया आपके पास, उसके पास ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, संजू मूवी में देखते हैं। ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट होता है। अब ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट है तो उसका रीजन क्या होगा, वो ड्रग डिपेंडेंट क्यों हुआ होगा। हो सकता है स्ट्रेस हो, जब भी उसको स्ट्रेस होगा वो कहाँ पर जाएगा, ड्रग्स लेने जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को हम बोलेंगे यार आप ड्रग्स ना लो। ठीक है, इसका मतलब हम उसके बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। हमने बोला मिलियोथेरेपी के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है। स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट का मतलब है उस पेशेंट को डेली रूटीन पे टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब पेशेंट को 24/7 सपोर्ट चाहिए होगा ताकि वो अपने टास्क पूरे कर पाए, और उसका जो बिहेवियर है वो भी लिमिटेड रहे। तो वहां पे क्या रहेगा, स्टाफ मेंबर प्रेजेंट रहेंगे। अब स्टाफ मेंबर में भी यहाँ दो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। एक देखना पड़ेगा उसका बिहेवियर कैसा नहीं होना चाहिए, ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कंट्रोल करने वाला नहीं होना चाहिए। पेशेंट अपनी जो भी वर्क है, अपने जो भी टास्क है या अपना जो उसका बिहेवियर है, उसके लिए वो खुद खुद ही यानी स्वयं ही, यानी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो, वो खुद ही अपना बिहेवियर वगैरह देखे। उसके ऊपर आप ज्यादा लगाव ना लगाए, ज्यादा लिमिटेड उसको ना करें। साथ ही साथ स्टाफ को ये भी देखना पड़ेगा वो पेशेंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड भी करे। ट्रस्ट रिलेशन ही नहीं होगा तो पेशेंट क्यों उसे सपोर्ट लेगा। ठीक है, तो बिहेवियर नहीं होना चाहिए ऑथोरिटेरियन, और ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। ये हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे भाई, ये सब चीजें इसमें हो गई। अब देख रहे हैं कि भाई पेशेंट जो है वो आ रहा है, वो पेशेंट ड्रग डिपेंडेंट है।
तो उसका हमने डेली रूटीन टास्क दिए ताकि वो अपने सेल्फ केयर कर पाए और पेशेंट अपने बिहेवियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, ग्रुप जीडी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करना हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, ये सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का ही पार्ट है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हो गया, यार हम बोल सकते हैं एक ग्रुप है, उसको मैंने बोल दिया कि आप जाओ और इस घर को क्लीन करो, यानी ग्रुप क्लीनिंग हो रही है। ठीक है, तो पूरा ग्रुप जाके उस घर को क्लीन कर रहा है, तो ये भी एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का पार्ट हो गया। यानी कि मील को शेयर करना। अगर आप 10 लोग बैठे हो, आप अपना खाना शेयर करो, यानी आप ग्रुप पार्टिसिपेशन करो, यानी कि आपकी सोशल स्किल भी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। सोशल स्किल इंप्रूव हो रही है। आपका बिहेवियर लिमिटेड किया तो इससे आपका बिहेवियर भी इंप्रूव हो रहा है। आपको डेली रूटीन दिए जा रहे हैं, आप उस टास्क को पूरा कर रहे हो, मतलब आपका बिहेवियर करेक्ट हो रहा है, प्लस आप अपनी सेल्फ केयर भी सीख रहे हो। ये सब चीजें सीख ली आपने। फिर आप पीयर ग्रुप होता है वहां पे, आप किसी ग्रुप में बैठे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस ग्रुप में दूसरे मेंबर को देखे बिना कुछ उनको ऑब्जर्व करके कुछ सीखो ही ना। हर व्यक्ति जाता है, हर आदमी जाता है, उसको ऑब्जर्व करता है ग्रुप को और कुछ लर्न करता है। मतलब पीयर ग्रुप भी हो गया। पीयर ग्रुप का रोल क्या हो गया, चीजों को उनको देख के हम सीखते हैं कि ये इस चीज को किस तरीके से कर रहा है। तो मिलियो एनवायरनमेंट में यही होता है, मूवी को याद रखना है, या बहुत सारा हमारा कॉमन सेंस यही बोलता है कि जो लोग ड्रग डिपेंडेंस है या सिजोफ्रेनिया के पेशेंट है, वो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, वहाँ पे उनको काफी नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता, वो आराम से चीजों को सीखते हैं, करते हैं, अपने आप के अंदर सुधार लेके वो अपना बाहर आते हैं वहां से। तो इसका आंसर क्या रहेगा वो अभी हम देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा, देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, पेशेंट अपने एनवायरनमेंट खुद का होता है, ऑब्वियसली उसका खुद का एक एनवायरनमेंट होता है, उसके एनवायरनमेंट को वो खुद ही ऑन करता है, उसका मालिक वो खुद है अपने, उसका एनवायरनमेंट का मतलब उसका बिहेवियर हो गया, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, डेली टास्क वगैरह, उसका जो भी आसपास का सराउंडिंग है वो खुद ही देखता है, उसका ओनर वो खुद ही होता है। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने बिहेवियर की, ऑब्वियसली लेता है। पेशेंट का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको करेक्ट करते हैं मिलियोथेरेपी में, ऑब्वियसली करेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पेशेंट का खुद का एनवायरनमेंट है, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है, पर हम स्टाफ क्या करता है, उसको इनअप्रोप्रिएट को अप्रोप्रिएट करता है, इनअप्रोप्रिएट से अप्रोप्रिएट करता है उसके बिहेवियर को। अब पीयर प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो चौथा पॉइंट तो गलत है, तो चौथा ये गया, ये गया, तो तीनों इसके आंसर है, इसके ऑप्शन हो गया बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, एंटीमैनिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स। इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होता है, फिर हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इनका भी देखेंगे, चारों को क्या क्या एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल का मतलब क्या है। एक्स्ट्रा पिरामिडल का मतलब क्या है और पिरामिडल का मतलब क्या है। देखो सीधा सा अगर आप एग्जाम में हो, आपको कुछ नहीं पता देता, ध्यान रखना पिरामिड के अंदर क्या होता है, जो आपकी वॉलंटरी मसल एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने वाला जो ट्रैक्ट होता है, या नर्वस सिस्टम का वहाँ पार्ट, वहाँ टिश्यू, नर्वस सिस्टम के वहाँ ऑर्गन्स जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, वो होता है पिरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल जो आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप चलते हो तो आपके दोनों हाथ अपने आप से हिलते हैं, आप जब खड़े होते हो, बैठते हो, आपका पोस्चर भी मेंटेन होता है, आपका बैलेंस भी मेंटेन होता है, ये सब इनवॉलंटरी एक्टिविटी में आते हैं। इसके लिए कौन होता है जिम्मेदार, सेरिबेलम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, और एक और रहता है बेसल न्यूक्लियाई या बेसल गैंग्लिया। मतलब इनमें से अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट। पिरामिडल ट्रैक्ट में होता है आपका कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, प्लस स्पाइनल कोड, तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो पिरामिडल ट्रैक्ट का दूसरा नाम हो गया कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, और एक्स्ट्रा पिरामिडल का नाम, इसमें जो पार्ट्स आगे हो गए सेरिबेलम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए। अब सिम्टम्स क्या आता है वो भी हम देखेंगे। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि पार्किंसन सिम्टम्स। देखो पार्किंसन क्या होता है, पार्किंसन से पहले हम एक चीज देखते हैं कि हमने एक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एंटीसाइकोटिक का। ठीक है, साइकोसिस का मतलब था अपने पास सिजोफेनिया, हमने एक मान के चला था कि साइकोटिक कंडीशन में आता है सिजोफेनिया। तो सिजोफेनिया में हमने देखा था कि एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करती है, डोपामाइन ब्लॉकर होती है, डी टू रिसेप्टर ब्लॉकर।
ठीक है। इसका मतलब ये था कि आपकी जो सिजोफ्रेनिया कंडीशन है उसके अंदर डोपामाइन का लेवल बड़ा है, इसलिए हम उसको कम करने के लिए एंटीसाइकोटिक दे रहे हैं। एंटीसाइकोटिक मतलब डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर दे रहे हैं ताकि डोपामाइन का लेवल कम हो। ठीक है। तो एंटीसाइकोटिक का मतलब ये था, एंटीसाइकोटिक वो ड्रग्स होती है जो डोपामाइन के लेवल को कम करे। कैसे कम करे? डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। क्यों करती है? क्योंकि सिजोफ्रेनिया के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ा हुआ है, हमें कम करने के लिए कुछ दवाएं देनी है, कुछ मेडिकेशंस देनी है जिससे डोपामाइन का लेवल कम हो। उन दवाइयों को हमने नाम दिया एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक या इनको हम बोल सकते हैं एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, क्योंकि सिजोफ्रेनिया में यूज हो रही है। एक नया और नाम है इनके लिए, जैसे न्यूरोलेप्टिक। अगर कोई पूछ रहा है न्यूरोलेप्टिक ड्रग कौन सी होती है, तो हम बोल सकते हैं कि एंटी सिजोफ्रेनिक या एंटीसाइकोटिक को ही न्यूरोलेप्टिक बोल सकते हैं। अब सिजोफ्रेनिया एक काफी सीवियर कंडीशन है, हम मान के चलते हैं सिजोफ्रेनिया साइकेट्रिक में बहुत बड़ी बीमारी है। तो बहुत बड़ी बीमारी को भी अगर कोई शांत कर दे तो उसको हम बोलेंगे मेजर ट्रंक्विलाइजर। तो एंटीसाइकोटिक को हम बोलेंगे मेजर ट्रंक्विलाइजर। ठीक है। और इनका एक और नाम है एटारेक्टिक ड्रग्स। ये क्वेश्चन भी आता है। अब इसके हमने एग्जांपल देखे थे, ओलानजेपाइन और क्लोजापाइन। ओलानजेपाइन क्या करती है? ओलानजेपाइन भी यही होती है, एंटीसाइकोटिक यानी डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हमने देखे थे, जैसे कि वेट गेन का होना। वेट गेन क्यों होगा? क्योंकि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट का माउथ जो है वो ड्राई रहता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो डायबिटीज और बुरी होने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट की डायबिटीज और वर्सन हो सकती है ओलानजेपाइन के अंदर। ठीक है। और क्लोजापाइन जो है, इसका हमने देखा था कि एक इसका काफी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होता है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। इसलिए पेशेंट की वीकली हम क्या करते हैं? सीबीसी करवाते हैं। क्लोजापाइन को हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव सिजोफ्रेनिया। रिफ्रैक्टिव सिजोफ्रेनिया वो सिजोफ्रेनिया होता है जिसमें हर कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है आपका वो है क्लोजापाइन। ये हमने देख लिया। अब हमने देखा कि डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक। पार्किंसन में क्या होता है? पार्किंसन में डोपामाइन की कमी हो जाती है। अब डोपामाइन जो है वो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो मैंने अभी पढ़ा है आपको कि एक्स्ट्रा पिरामिडल का पार्ट होता है। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में। इसका काम होता है डोपामाइन को सिक्रेट करना या रिलीज करना। ठीक है। मैंने बोला सब्सटेंशिया नाइग्रा एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक्ट का पार्ट है, इसका मतलब ये आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? डोपामाइन को रिलीज करवा के। अगर मान लो डोपामाइन की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में आपको पार्किंसन के सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऐसी बीमारी को हम बोलेंगे पार्किंसन सिंड्रोम बोले जाते हैं। पार्किंसन पेशेंट कैसे दिखेगा? एक पेशेंट है जो पार्किंसन का है, तो आपने देखा कि ओल्ड एज की जो लोग होते हैं, ठीक है, उनमें हमने को देखने को मिलता है वो थोड़े झुके हुए होते हैं, यानी क्लीन फॉरवर्ड होते हैं। उन पेशेंट के अंदर ट्रिमर देखने को मिलता है। उन पेशेंट के जब पास जाएंगे और उसका हाथ अगर मैं पोजीशन चेंज करवाने की ट्राई करूंगा तो वो उसको रेसिस्ट करेंगे, यानी रिजिडिटी देखने को मिलेगी इस पेशेंट के अंदर। और ये पेशेंट जो है काफी स्लो चलता है, हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलेगी। ठीक है। यानी कि स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स में पेशेंट चलते हुए आपके पास आएगा। आप हॉस्पिटल में हो, आपके सामने एक पेशेंट आया तो थोड़ा झुका हुआ है, उसके हाथ जो है इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है जैसे कि वो अपने हाथ में किसी तरह की माला घुमा रहा हो। ठीक है। यानी कि पिल रोलिंग ट्रिमर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है। उस पेशेंट के अंदर रिजिडिटी प्रेजेंट होगी, उस पेशेंट के अंदर काफी स्मॉल स्टेप लेके वो चलेगा। हाइपोकिनेसिया का मतलब है कि स्लो मूवमेंट, और स्मॉल स्टेप लेके चल रहा है मतलब उसके अंदर सफलिंग गेट है। ठीक है। तो पेशेंट है, ओल्ड एज आ गया, लीन फॉरवर्ड है, हमने देखा दूसरी ट्रिमर है। तो यानी कि अगर कोई बोल दे कि पार्किंसन में सबसे पहला सिम्टम आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो दूर से ही हमें पता क्या दिख रहा है? ट्रिमर दिख रहा है कि पेशेंट को ट्रिमर है सिम्टम्स है। ठीक है। तो पहला सिम्टम कौन सा हो गया? विजिबल ट्रिमर। फिर होता है रिजिडिटी, फिर पेशेंट के अंदर हाइपोकाइनेसिया यानी कि स्लो मूवमेंट। ट्रिमर कैसा होगा? पिल रोलिंग ट्रिमर होगा। रिजिडिटी होती है कॉग व्हील रिजिडिटी। ठीक है। कॉग व्हील रिजिडिटी होगी। पेशेंट का जो मूवमेंट होगा वो काफी स्मॉल स्टेप में चलेगा, उसको बोलते हैं सफलिंग गेट। ये सब पार्किंसन के प्रॉब्लम्स होगी। अब इनको सही करने के लिए क्या करते हैं? पेशेंट को दी जाती है एंटीकोलिनर्जिक, ताकि ये सिम्टम्स सही हो। किसके साथ दी जाएगी? एंटीसाइकोटिक के साथ। यानी एंटीसाइकोटिक आप दे रहे हो, उससे पार्किंसन सिम्टम्स आएंगे। अब इनको कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, पर इसको हम क्या कर सकते हैं? लॉन्गर टाइम तक नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि इसके भी अपने साइड इफेक्ट होते हैं, और साइड इफेक्ट क्या होता है, ये आपकी मेमोरी को इम्पेयर करता है। मतलब आपने एंटीसाइकोटिक को दिया सिजोफ्रेनिया को सही करने के लिए, नुकसान क्या हुआ, पार्किंसन जैसे सिम्टम्स आ गए। अब पार्किंसन वाले सिम्टम्स को सही करने के लिए आपने एंटीकोलिनर्जिक दे दी, पर आप उसको रेगुलर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर दोगे तो उसका मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाएगा, हो सकता है उसकी याददाश्त में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो पार्किंसन हो गया। फिर हम पढ़ सकते हैं एक्यूट मसल डिस्टोनिया। देखो एक्यूट मसल डिस्टोनिया यानी कि एएमडी शॉर्ट में, इसको ऐसा पेशेंट कैसा दिखेगा, ऐसा पेशेंट मान लो एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे की गर्दन अगर एक साइड मुड़ जाती है, टेढ़ी हो गई ऐसी, ठीक है, टेढ़ी हो जाती है, अब उस बच्चे की जबान बाहर है, और फेशियल अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन, वो एक मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन देगा, मास्क लाइक। ठीक है, यानी कि देखो टंग थ्रस्ट, ऐसा लगेगा जैसे उसके दांतों के बीच में जबान फंस गई हो, प्लस नेक जो है वो कैसी होगी, एक तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, यानी कि टूवर्ड्स वन साइड, इसको बोला जाता है टॉर्टिकोलिस। तो आप इमेजिन कर सकते हो एक बच्चा जिसकी गर्दन टेढ़ी है, जबान बाहर है, दांतों के बीच में फंसी हुई है, और फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मास्क या मुखोटा पहना दे, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट को क्या रहेगा, एक्यूट मसल डिस्टोनिया रहेगा। ऐसे पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो आप बोलोगे यार इसको तो डोपामाइन की कमी है या पार्किंसन सिम्टम है, ये एक पेशेंट को एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम है, तो ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, प्रोमेथाजिन देते हैं, और ये दिया जाता है आईएम। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्यूट मसल डिस्टोनिया में कौन सा दवाई देते हैं, प्रोमेथाजिन देते हैं। फिर हमने बात की है तीसरी हम बात करेंगे एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। देखो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, आपने एक शिवरिंग का केस देखा होगा। एक पेशेंट क्या होता है, शिवरिंग कर रहा होता है, शिवरिंग करता है तो हम देखते हैं उसके अंदर मसल टोन है या रिजिडिटी है, वो सॉरी ट्रिमर्स है वो बढ़ जाते हैं, मसल टोन बढ़ गया, ट्रिमर बढ़ गया। ऐसे पेशेंट के पास जाओगे, आप उसका हाथ खींचोगे तो वो वापस अपने हाथ को अपनी बॉडी की तरफ ले जाएगा, ना कि आपकी फोर्स की तरफ, यानी वो वापस उसको रसिस्ट करेगा आपके फोर्स को, यानी उसमें रिजिडिटी जो है वो बड़ी भी देखने को मिलेगी। मसल टोन बढ़ी हुई है, रिजिडिटी बढ़ी है, तो पेशेंट के अंदर हाइपरथर्मिया देखने को मिलता है। और जब किसी पेशेंट के अंदर हाइपरथर्मिया है तो उसके अंदर स्वेटिंग जो है वो भी बड़ी हुई देखने को मिलेगी, हार्ट रेट देखने को बड़ी हुई मिलेगी, हो सकता है पेशेंट की बीपी जो है वो फ्लक्चुएट हो जाए, वो भी बड़ी हुई मिल सकती है। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी बड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि उसको स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो गई या बीपी इतनी कम ज़्यादा हो गई, फ्लक्चुएट हो गई, या ट्रिमर्स या जीडीटी, इन सब की वजह से पेशेंट हो सकता है सेमी कॉन्शियस हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, तो एनएमएस के अंदर हमने देखा कि एक पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, शिवरिंग जैसा कुछ हो रहा है, हाइपरथर्मिया हो रहा है उस पेशेंट के अंदर, वो पेशेंट रिजिडिटी बढ़ गई, पेशेंट के अंदर ट्रिमर्स बढ़ गए, बीपी फ्लक्चुएट हो रही है, पेशेंट की हार्ट रेट भी फ्लक्चुएट हो रही है। तो ऐसे पेशेंट को हम देखते हैं इसको जल्दी से सही करना पड़ेगा। तो जल्दी से सही करने के लिए क्या देंगे, आईवी ड्रग देंगे। आईवी ड्रग का नाम है डेंट्रोलिन। ठीक है, डेंट्रोलिन एक मसल रिलैक्सेंट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आए कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनएमएस यानी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, तो डेंट्रोलिन। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या है, तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है। अब सवाल, इसको हम शॉर्ट में कैसे याद करें, हमें बस सीवरिंग याद करना है, बस सीवरिंग में जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ऑलमोस्ट वही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस समझ गए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो भी समझ लेते हैं, हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड भी है। काफी अच्छी चीज देखने को सीखने को मिलेगी अभी, जैसे कि एक होता है मायोग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन होता है प्रोटीन, मायो का मतलब होता है मसल, ऐसा प्रोटीन जो मसल्स में प्रेजेंट है उसको बोला जाएगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन जैसा सुनने को मिलता है कि यार ये तो हीमोग्लोबिन जैसा है, हीमो यानी जो ब्लड में हो, ऐसा ग्लोबिन या ऐसा प्रोटीन जो ब्लड में हो उसको बोलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन से रिलेटेड, यानी ऑक्सीजन को ये कैरी करता है, लंग्स से लेकर जाता है, टिश्यू सेल्स तक देता है। वैसे ही मायोग्लोबिन भी क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करेगा, मसल्स में स्टोर करेगा। ठीक है, मान लो आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का मसल डैमेज हुआ है, मसल तो आपकी बॉडी में बहुत सारी, मान लो 639 फॉर एग्जांपल, हमने देख लिया कि 639 प्लस मसल्स आपकी बॉडी में, अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप लिख सकते हो कि
639 प्लस मसल्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इन 639 मसल्स के अंदर सब में क्या होगा, मायोग्लोबिन होगा। इनमें किसी भी मसल में इंजरी होगी, मसल में इंजरी क्यों होगी कि आपने बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर दी है या आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हुआ हो, इन्फेक्शन की वजह से हो गया हो, मसल इंजरी हुई, मसल इंजरी होगी तो मायोग्लोबिन का लेवल कहाँ, मायोग्लोबिन रिलीज होगा और वो कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। तो मायोग्लोबिन ब्लड में कब दिखेगा, जब मसल इंजरी हो गई। ठीक है, अब कार्डियक जो है, हार्ट जो है वो भी एक मसल है, तो कार्डियक मसल जब इंजरी होगी तो मायोग्लोबिन का लेवल देखने को मिलेगा बढ़ा हुआ। कितना बढ़ा हुआ दिखेगा, मोर देन 85 नैनोग्राम पर एमएल। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका एक पेशेंट है जिसको एमआई आ गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने का मतलब वहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है, उसकी वजह से टिश्यू इंजरी होगी। टिश्यू इंजरी होने का मतलब हार्ट क्या एक मसल है, मसल इंजरी होगी तो मायोग्लोबिन रिलीज होगा, ब्लड में आएगा, मायोग्लोबिन का लेवल देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हमें पता चला कि मायोग्लोबिन का लेवल मोर देन 85 आ रहा है, मोर देन 85 नैनोग्राम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं मसल इंजरी हुई। हम ये नहीं कह सकते कि कार्डियक इंजरी हुई है, मतलब ये एक नॉन स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर हो गया। तो मायोग्लोबिन तो हर मसल में होता है। एक होता है ट्रोपोनिन आई, ये स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर होता है। इसका लेवल होता है 0.04। ठीक है, अब ट्रोपोनिन आई अगर किसी में बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, 100% उस पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, 100% उस पेशेंट के अंदर एमआई हुआ या मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अब ट्रोपोनिन का लेवल अगर एक बार बढ़ जाए तो 10 से 15 दिन तक वहीं बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। हमारे कोई पेशेंट था, उस पेशेंट के अंदर ऐसा हुआ था कि उसको 7 दिनों से चेस्ट पेन हो रहा था, तो 8वें दिन जब वो आया तो उसके अंदर हमने देखा कि उसके ईसीजी में वो चेंजेस है जो एमआई में होता है। फिर हमने देखा उसको ट्रोपोनिन आई का लेवल कंफर्म करने के लिए, अगर ट्रोपोनिन का आई का भी लेवल उसमें हमें बढ़ा हुआ देखने को मिला, इसका मतलब क्या था, उस पेशेंट को एमआई हुआ है। फिर हमने उस पेशेंट का इको करवाया, इको में चेक किया कि पेशेंट के ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो हमें आइडिया हुआ कि इसके ब्लड वेसल में ब्लॉकेज वगैरह हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमने उसका एंजियोग्राफी कर लिया। ठीक है, तो एंजियोग्राफी करके स्टेंट वगैरह डाल के फिर उसको सही कर दिया एंजियोप्लास्टी करके। तो हमें ऐसे पता चल गया ट्रोपोनिन आई, मायोग्लोबिन वगैरह ये हम समझ गए। और सिम्टम्स क्या होंगे, और भी सिम्टम्स हैं, और सिम्टम्स हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। देखो, टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया का मतलब होता है कि एक पेशेंट, एक बूढ़ी औरत होती है ना, जो चबाती है, जो पफ बनाती है, जो लिप लिकिंग करती है, एक ऐसी ओल्ड एज जिसके, वुमन या मैन, ओल्ड एज पर्सन जिसके पास दांत नहीं है, टूथ नहीं है, तो वो अपनी खाना खाने का तरीका उसका ऐसा ही होगा, वो च्यू करेगी, वो अपने गालों को फुलाएगी और लिप्स को बाहर लेके आएगी, यानी लिप्स लिकिंग कर रही है, ऐसा हमें फील होता है, देखने को अजीब सा लगता है कि यार ये ऐसा कैसे कर रहे हैं। ऐसा अगर मान लो किसी जवान आदमी भी देखने को मिल जाए, फिर हम उसका हिस्ट्री देखें तो पता चला इसके अंदर ईपीएस प्रेजेंट, इस वजह से ये ऐसा कर रहा है, इसको बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। एक होता है रेबिट सिंड्रोम। रेबिट सिंड्रोम का मतलब ये जो मसल्स है, इस मसल के अंदर जैसे कि खरगोश कैसे खाना खाता है उस तरीके से इसका चिविंग मूवमेंट रहता है, यानी कि पेरिओरल ट्रिमर बोल सकते हैं इसको, पेरिओरल ट्रिमर को बोला जाता है रेबिट सिंड्रोम। ये भी इसमें पार्किंसन सिम्टम्स में देखने को मिलता है। एक होता है एकथेसिया। एकथेसिया क्या होता है, एकथेसिया का मतलब होता है रेस्टलेसनेस। हमने देखा होगा टेलर जो होता है उसके पैर कैसे चलते हैं मशीन के ऊपर, वैसे ही इस पेशेंट के पैर चलते रहते हैं, पेशेंट रेस्टलेसनेस रहता है, पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट फील होता है, फिर भी वो रेस्टलेस रहता है। तो ऐसे पेशेंट जो जो रेस्टलेसनेस में है, जो काफी एंजियस है या डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम देते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। एग्जाम्पल क्या है, डाइजेपाम। ठीक है, क्या देते हैं, डाइजेपाम दे दिया हमने, क्लोनाजेपाम दे दिया हमने। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स देके ऐसे पेशेंट को हमने शांत कर दिया। एक और ड्रग दे सकते हैं प्रोपेनोलोल। अब देखते हैं प्रोपेनोलोल क्या होती है। देखो, प्रोपेनोलोल को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सेलेक्टिव एक होती है बीटा 1 ब्लॉकर, एक होगी बीटा 2 ब्लॉकर। तो नॉन सेलेक्टिव किसको बोलेंगे, जो किसी को सेलेक्ट ही नहीं करते, दोनों को ब्लॉक करती है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बोथ।
अगर हमें इसको याद करना तो हमें बस इतना याद रखना है कि बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है, बीटा 2 कहाँ प्रेजेंट होता है। बीटा 1 प्रेजेंट होता है आपके हार्ट में और किडनी पर, बीटा 2 प्रेजेंट होता है आपके लंग्स यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, आपके यूटेरस में, आपके लीवर में, यहाँ प्रेजेंट होता है बीटा 2। लंग्स है ये, हार्ट में, किडनी में बीटा 1 होता है, यूटेरस, लीवर और लंग्स में होता है बीटा 2। अब बीटा 1 क्या करता है, बीटा 2 क्या करता है, वो देख लेते हैं। देखो बीटा 1 जो है वो आपके हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसका काम क्या करता है, बीटा 1 नॉर्मली क्या करता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है। अगर मैं बीटा 1 को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, अगर इफ ब्लॉक्ड, तो आपकी हार्ट रेट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपकी बीपी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो बीटा 1 क्या कर रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। अगर मैं इसको ब्लॉकर कर दूंगा, किसी पेशेंट मेरे पास आया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मैंने उसको बीटा 1 ब्लॉकर दे दिया तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, हार्ट रेट कम हो रही है, ठीक है। साथ साथ किडनी पे क्या करेगा, किडनी पे ये करता है, रेनिन जो हार्मोन होता है उसके सीक्रेशन को बढ़ाता है। वैसे नॉर्मली अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या कर देगा, ये कम कर देगा रेनिन को, इससे बीपी कंट्रोल हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा बीटा 2 की। बीटा 2 आपके प्रेजेंट रहता है लंग्स में, यूटेरस में, लीवर में, ठीक है। तो लंग्स में ये क्या करता है, लंग्स में नॉर्मल इसका काम होता है ब्रोंको डायलेशन, और ब्लड वेसल में भी प्रेजेंट रहता है ये बीटा 2। ब्रोंको डायलेशन नॉर्मल काम है इसका। अगर मैं बीटा 2 ब्लॉक कर दूंगा तो बीटा 2 के काम को रोक देगा, यानी ब्रोंको डायलेशन को नहीं होने देगा। तो क्या कर देगा ये, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है, यानी उसका एयरवे रुक गया, तो ऐसे पेशेंट जिसमें ऑलरेडी एयरवे की प्रॉब्लम है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उनको हम देंगे नहीं देंगे। यानी अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट को हम क्या नहीं देंगे, अस्थमा और सीओपीडी वाले पेशेंट को हम बीटा 2 ब्लॉकर नहीं देंगे। ये क्वेश्चन भी आता है। अब ऐसे पेशेंट जिनमें बीटा 1 ब्लॉकर चल रही है, उसमें हार्ट रेट कम हो रही है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, तो ये किन में नहीं देंगे, जिनमें हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो ऑलरेडी, या पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में रहता है, उनको भी हम प्रोपेनोलॉल वगैरह नहीं देंगे। ये समझ गए। एक सिम्टम और देख लेते हैं। टार्डिव डिस्काइनेजिया हो गया है, एकथेसिया हो गया है आपका, पार्किंसन हो गया है, एनएमएस हो गया। बस यही सिम्टम्स होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स होते हैं। अब आंसर क्वेश्चन का है ये रहा। हाँ, तो ये सब सिम्टम्स किस में देखने को मिल रहे हैं, एंटीसाइकोटिक में। सीधा इसका आंसर ये है, हमने इसको पूरा समझ लिया। एंटीमेनिक्स में लिथियम, लिथियम और सोडियम का अपोजिट होता है। अगर लिथियम बड़ा है तो सोडियम कम होगा। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर, ऐसे हमने कोई दवाई दी जिससे सोडियम निकलता जा रहा है पेशाब के साथ, आपने यूरिन किया सोडियम निकल गया, फिर यूरिन किया फिर सोडियम निकल गया, फिर यूरिन किया फिर सोडियम निकल रहा, मतलब जितना सोडियम निकलेगा ब्लड में उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा, लिथियम का लेवल बढ़ेगा। यानी कि किसी पेशेंट जो लिथियम ले रहा है उसके अंदर केएफटी चेक करना जरूरी है, उसका यूरिन आउटपुट चेक करना जरूरी है, उसका सोडियम का लेवल चेक करना जरूरी है, क्योंकि सोडियम का लेवल क्या डिटरमाइन करेगा, उस पेशेंट का लिथियम का लेवल डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और लिथियम का लेवल नॉर्मली कितना होता है, 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मल लेवल हो गया। अगर मैं इसकी टॉक्सिसिटी की बात करूँ कि इसकी टॉक्सिसिटी कितनी होती है, तो टॉक्सिसिटी होगी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। मान लो मैं कर देता हूँ 1.5 से 2.5, 2.5 से 3.5 और मोर देन 3.5। ये क्या होगी, देखो माइल्ड क्या होगी 15 से 25, 1.5 से 2.5, फिर 25 से 35, 2.5 से 3.5, फिर होगी मोर देन 35। नॉर्मल लेवल क्या हो गया 6 से 12, यानी 0.6 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर लिथियम का नॉर्मल लेवल हो गया। किससे रिलेटेड है, सोडियम से रिलेटेड है। सोडियम बढ़ेगा लिथियम कम होगा, लिथियम बढ़ेगा सोडियम कम होगा, सीधा सा नियम है। तो यूरिन में सोडियम वगैरह देखेंगे, सॉरी ब्लड में सोडियम का लेवल चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, केएफटी चेक करेंगे। लिथियम का हम समझ गए, नॉर्मल लेवल 6 से 12, 0.6 से 1.2, फिर 15 से 25, 25 से 35, मोर देन 35, याद रहेगा। फिर आता है एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन को कम करे, एमिट्रिप्टिलिन वगैरह। फिर आते हैं एंटी पार्किंसन एजेंट, जैसे कि लिवोडोपा, कार्बोडोपा, ये एंटी पार्किंसन जो पार्किंसन को सही करे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ दिस इज सीन इन एनोरेक्सिया नर्वोसा एक्सेप्ट। एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट मेनोरेजिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी और ऑस्टियोपोरोसिस। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है एक ईटिंग डिसऑर्डर है। एक पेशेंट जिसकी बॉडी इमेज उसकी नज़र में डिस्टर्ब हो गई है, वो सोच रहा है कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए वो बार बार कहाँ देख रहा है, मिरर में देख रहा है। तो उसने अपने टारगेट सेट कर दिया कि मैं अपना वेट इतना ही रखूंगा, मैं कैलोरी इंटेक इतना ही करूंगा, इससे 1 ग्राम भी ऊपर बढ़ेगा तो उसको काफ़ी इंटेंस फियर होगा वेट बढ़ने का, इंटेंस फियर ऑफ वेट गेन। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे रख सकते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें इंटेंस फियर रहता है उसको कि वेट गेन हो सकता है मेरा। तो वेट गम गेन को या अपने वेट जो गेन हो रहा है उसको कम करने के लिए वो बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज करेगा? वो पेशेंट क्या करेगा, एमएसिस यानी वॉमिटिंग करेगा। वो पेशेंट लेग्जेटिव्स का यूज करेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा वो टॉयलेट में जाएगा, स्टूल पास करेगा ताकि उसका वेट गेन ना हो। वो पेशेंट फूड को अवॉइड करेगा, कैलोरी इंटेक कम कर देगा, यानी कि कैलोरी इंटेक कम कर देगा, फ्लूइड इंटेक भी कम कर देगा, बार बार अपना वेट चेक करेगा। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा टाइम कहाँ निकलेगा, मोस्टली वो अपना टाइम निकलेगा टॉयलेट में। ठीक है, ऐसा पेशेंट रहेगा। वो ये पेशेंट दिखने में कैसा लगेगा, काफ़ी थीन लगेगा। थीन लगने का मतलब है इस पेशेंट के अंदर क्या नहीं रहेगी, फैटी एसिड्स जो है या फैट जो है वो कम हो जाएगी। ये पेशेंट क्या होगा, फैट नहीं होगा। जब किसी पेशेंट के अंदर फैट नहीं रहती है तो वो क्या रहता है, कोल्ड सेंसिटिव रहता है। ऐसा पेशेंट जो उल्टी कर रहा है, नोजिया यानी एमएससीज कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, लेग्जेटिव्स ले रहा है, यानी बहुत ज़्यादा डायरिया उस पेशेंट को हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर क्या रहेगा, फ्लूइड की कमी रहेगी। फ्लूइड क्या रहेगा, कम रहेगा। इस पेशेंट की बीपी भी क्या आएगी, कम आएगी। ऐसा पेशेंट जो खाना ही नहीं खा रहा उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ऐसा पेशेंट जिसमें बार बार उल्टी हो रही थी उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अगर मान लो पोटेशियम कम है तो उस पेशेंट कहाँ में चला जाएगा, हाइपोकैलिमिया में। अगर कोई पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से हाइपोकैलिमिया में चला गया, इसका मतलब यह है कि उस पेशेंट को काफ़ी इंटरवेंशन की जरूरत है, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। उस पेशेंट को पोटेशियम करेक्शन देना पड़ेगा। पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट ज़्यादातर अपना टाइम मोस्टली बाथरूम टॉयलेट में निकाल रहा है। पेशेंट अपने आप को घर के अंदर रखता है। पेशेंट अपनी फूड इंटेक उसको कम कर दिया, यानी कैल्शियम के इंटेक को कम कर देगा, विटामिन डी का लेवल कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं खा पा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की बोन की फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेगा, बोन कमजोर हो जाएगी, हड्डियाँ कमजोर हो जाएगी, पेशेंट की बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी ऑस्टियोपोरोसिस के चांस रहेंगे। ठीक है, अब एक चीज और है कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो मोस्टली दिखेगा आपको फीमेल में। ठीक है, तो ऐसी फीमेल जिसको एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो इतनी सब चीजें कर रही है, तो क्या उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होंगे? ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस भी रहेंगे, जिसकी वजह से उस पेशेंट को एमेनोरिया रहेगा। इस पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आपके पास पेशेंट आ गया है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, आप मैनेजमेंट कैसे करोगे? पहला मेन गोल क्या रहेगा मैनेजमेंट का, ट्रीटमेंट का मेन गोल रहेगा वेट गेन करवाना। और वेट गेन का हम एक टारगेट बनाएंगे, कितना टारगेट बनाएंगे कि उसको वीकली जो है उस पेशेंट का लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम इतना वेट गेन होना चाहिए। 500 ग्राम से 1 किलोग्राम उसका वेट गेन होना चाहिए। इस पेशेंट को डेली फूड जो देंगे कम से कम 3000 कैलोरी का फूड देंगे। इस पेशेंट को फूड देने के बाद क्या बोलेंगे, आफ्टर फूड इसको बोला जाएगा कि 2 घंटे तक हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। फूड दे दिया हमने पेशेंट को, 2 आवर्स तक उसको क्या रखेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि पेशेंट खाना खाने के बाद सीधा कहाँ ना जा रहा हो, टॉयलेट ना जा रहा हो। अगर वो टॉयलेट गया तो वो क्या करेगा, एमएसिस यानी वॉमिटिंग करेगा। वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग करेगा ताकि जो भी उसने खाया है वो निकाल दे। पेशेंट को हम बार बार वेट चेक करने से भी मना करेंगे।
उसका जो बिहेवियर है उसको लिमिट करेंगे। क्या यार, आप बार बार वेट चेक करोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होने की वजह से आप क्या करोगे, या तो खाना नहीं खाओगे, और खाना खाओगे तो उसको बार बार कोशिश करोगे कि मैं लेग्जेटिव ले लूँ या फिर वॉमिटिंग कर दूँ। तो पेशेंट को आफ्टर 2 आवर्स क्या नहीं करने देंगे हम, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, टॉयलेट में नहीं जाने देंगे। पेशेंट का कैलोरी इंटेक 3000 के आसपास कर देंगे। पेशेंट का वेट गेन करवाने का टारगेट होगा अपना हर सप्ताह लगभग 500 ग्राम से 1 किलोग्राम अपना टारगेट रहेगा। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो अब इसका आंसर भी देख लेते हैं कि इस पेशेंट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या एक्सेप्शन है, मेनोरेजिया। पेशेंट को क्या हो रहा है, एमेनोरिया। ये हो रहा है, ये हो रहा है। मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी भी होगी, क्यों होगी, पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, बीपी कम हो गई। ठीक है, पेशेंट के अंदर देखेंगे तो इस चीज को सही करने के लिए, यानी इसको रिम्बर्स करने के लिए, एक तरीके से रिम्बर्स करने के लिए बॉडी क्या करेगी, मसल अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगी। बॉडी देखेगी कि इसका ब्लड प्रेशर कम है, इस पेशेंट का हार्ट रेट कम हो रहा है, पेशेंट फ्लूइड इंटेक कम कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो इस कंडीशन में पेशेंट का एक टाइम के बाद क्या होगा, मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, तो कार्डियक को अपने लेवल पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, कार्डियक मसल्स को। तो मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी भी देखने को मिलेगी, काफी बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलेगी, पर कुछ लेवल तक अगर आप उस पेशेंट का इको करवाओगे आपको दिखेगा कि इस पेशेंट के अंदर मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी। इसका मतलब ये पेशेंट जो है काफी लंबे समय से क्या कर रहा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द पर्सन स्टेट्स दैट ही इज सेंट बाय ए हायर डेटी और गॉड, ही विल हेल्प अस ऑल एंड गाइड टू द वे टू गॉड। ये क्या है, delusion of grandiosity, delusion of reference, delusion of persecution and delusion of infidelity। तो हमने अभी देखा था delusion of grandiosity में, कल की अवतार वाला। ये भी तो यही कर रहा है, ये कह रहा है कि वो बोल रहा है कि मुझे भगवान ने भेजा है और मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा भगवान तक पहुंचाने में। ये आप देखोगे कि स्क्विड गेम 2 पार्ट 2, उसमें एक विमेन होती है, वो भी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में जीती है। वो भी ये कहती है मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरे पीछे आओ, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगी। ये डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है, मतलब हर कोई उसकी बात कर, उसको ऐसा लगेगा कि हर कोई मेरी बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसको हेडिंग देखेगा, उसको ऐसा लगेगा ये हेडिंग मेरे लिए है। ठीक है, ये हेडिंग मेरे लिए ही लिखी गई है। वो कोई सॉन्ग सुनेगा, वीडियो देखेगा, उसमें से लगेगा इस वीडियो या इस सॉन्ग के अंदर कोई हिडन मैसेज है जो मेरे लिए भेजा गया है। वो रोड पे घूम रहा है, वो स्ट्रेंजर्स को देखेगा, उसको लगेगा कि स्ट्रेंजर्स कोड में अपनी एक कोड लैंग्वेज में मेरे बारे में बात करे, यानी उसको हर तरफ अपने बारे में ही दिखाई देगा कि हर कोई मेरी ही बात करेगा। उसको लगेगा हर कोई मेरी ही बात करना चाहता है, मेरे बारे में ही बात कर रहा है, हर कोई मुझसे ही कुछ लेना देना चाहता है। तो इस पेशेंट को बोलेंगे डेल्यूजन, ऐसे केस को बोला जाता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में पेशेंट को लगेगा सब उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। हर कोई टीवी एंकर हो, चाहे न्यूज़ रिपोर्टर हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे गाने हो, सॉन्ग हो, वीडियो हो, कोई स्ट्रेंजर्स हो, सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये डिलीजन ऑफ रेफरेंस होता है। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब होता है पेशेंट को लगेगा कि मैं स्पाई हो रहा हूँ, मतलब मेरे ऊपर किसी तरह की नजर रखी जा रही है, या मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। जैसे वो खाना खाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हो सकता है इस खाने के अंदर किसी तरह का फूड में पॉइजन हो। उसको लगेगा कि मेरे घर में कैमरा लगा रखे हो, तो यानी स्पाई उसको फील होगा कि मेरे को काफी अटैक होने वाला है, मेरी कोई जान ले लेगा, यानी उसको डाउट रहेगा, एक शक रहेगा। तो ऐसा डेल्यूजन उसको आप कितना भी समझाओगे ना, क्योंकि एक डेल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। ठीक है, उस पेशेंट को आप कितना भी समझाओ वो अपना बिलीफ चेंज नहीं करेगा, उसको यही लगेगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है। एक होता है डेल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी, ये होता है पार्टनर्स में। उसको ऐसा लगा कि चीटिंग किया है मेरे साथ। एक कपल है, उस कपल के अंदर एक मेल फीमेल दोनों है, हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ में वाइफ को अगर ऐसा लग गया है कि मेरा जो मेल पार्टनर है उसको उसका किसी ना किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में है, या वो मेरे साथ कुछ चीटिंग कर रहा है। ठीक है, अब उस पेशेंट को अगर आपके पास आया और आपने उस पेशेंट को सब कुछ बता दिया अपने उसके हस्बैंड के बारे में, कि इसका मोबाइल है,
इस मोबाइल में देख लो, आप मैसेजेस देख लो, कॉल्स देख लो, वीडियोस फोटोज देख लो, आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह देख लो, किसी से बात नहीं करता है। आप बाहर जाके इसके ऑफिस में पता कर लो, किसी से बात नहीं कर रहा है, तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, इसका पक्का कहीं ना कहीं रिलेशन है। मतलब आप उसको कितना भी समझा दो कि फिर भी वो ये समझेगा कि मेरा पार्टनर जो काफी अनफेथफुल है वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, यानी उसको डेल्यूजन बैठ गया कि मेरा पार्टनर अनफेथफुल है। इसका बोला जाता है डेल्यूजन ऑफ इनफाइडेलिटी। और सिर्फ अगर इनफाइडेलिटी वर्ड है तो मतलब उसको अपने पार्टनर के लिए क्या डाउट है कि मेरे साथ चीटिंग कर रहा है। अगर इसको डेल्यूजन लग गया मतलब वो इतना पक्का डाउट है कि वो चेंज आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था अपना, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा टेकिंग फूड करेक्टली एज हर डाइट प्लान बट देयर वाज नो इंक्रीज इन वेट ऑब्जर्व्ड, व्हाट विल बी द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द अबव पेशेंट। पेशेंट एनोरेक्सिया नर्वोसा का है, पेशेंट करेक्टली फूड उसको मिल रहा है जैसा उसका डाइट प्लान है, फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है। नर्स ने देखा उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, फिर पूरा फूड दे रहा है फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें क्या होगा, या तो वो खाना नहीं खा रहा है या जो खा रहा है उसको वो निकाल दे रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा, पेशेंट को ऑब्जर्व करना while taking the meal and after up to 2 hours, increase calories of food from 15 to 200, add vitamin tablet, engage them in other activities। मतलब पेशेंट को खाना मिल रहा है पर पेशेंट का वेट नहीं बढ़ रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, पेशेंट खाना खा ही नहीं रहा है या फिर खा लिया तो उसको वापस लेग्जेटिव या एमेटिक्स लेकर उसको निकाल रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में नर्स क्या बोलेगी, उसका खाने का अमाउंट और बढ़ा देगी कि कैलोरी इंटेक और बढ़ा दो। तो भाई तुम एक थाली दे रहे हो या दो थाली दो, एक में नहीं बढ़ा तो दूसरी में भी क्या बढ़ जाएगा, बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ेगा, ये ऑप्शन कट गया। पेशेंट के अंदर वाइटामिन डाल दो, वाइटामिन डालने से वेट बढ़ जाता तो अभी तक मेरा बढ़ गया होता। मतलब वाइटामिन लेने से भी वेट नहीं बढ़ रहा है। पेशेंट को दूसरी एक्टिविटीज में डाल दो, क्यों डाल दो, पेशेंट का ऑलरेडी वेट लॉस है। पेशेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई खाना खाने के बाद या खाना खाने के दौरान ऑब्जर्व करेंगे क्या वो खाना खा रहा है, अगर खा रहा है तो क्या वो लेक्सिटिव या एमेटिक्स का यूज तो नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ये हमने डिस्कस किया अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। तो थैंक यू सो मच, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड कीप checking our website. Thank you so much.